हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर टॉक्स। आज एक ही वीडियो में आपका पूरा ट्राइंग टू ग्रो फिरदौस कांगा का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर समरी, ऑथर बैकग्राउंड, थीम्स और कैरेक्टर एनालिसिस, सब कुछ एक वीडियो में, हिंदी में, एग्जाम डायरेक्ट। यह पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और बाकी यूनिट से फंडामेंटली अलग। यहाँ डिसेबिलिटी एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, बल्कि प्रोटैगोनिस्ट ब्रिट की पूरी जिंदगी का हिस्सा है। उसकी ग्रोइंग अप जर्नी, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी सेक्सुअलिटी और उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्ट्रगल। और ये सब एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, मतलब हम सीधा ब्रिट की आंखों से दुनिया देखते हैं। पेपर कल है, परसों है या नेक्स्ट वीक, कोई बात नहीं, ये एक सेशन में कवर हो जाएगा। चैप्टर मार्कर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है तो सीधा जंप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले पूरी नॉवेल का कंप्लीट समरी। आज हम एक ऐसी नॉवेल के बारे में बात करने वाले हैं जो सेम फोर की लिटरेरी एंड डिसेबिलिटी यूनिट में अभी तक की सभी स्टोरीज से फंडामेंटली अलग है। आज की नॉवेल फिरदौस कांगा की ट्राइंग टू ग्रो है। यहाँ डिसेबिलिटी एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, बल्कि यहाँ डिसेबिलिटी एक इंसान की पूरी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी ग्रोइंग अप की जर्नी का हिस्सा है, उसके रिलेशनशिप्स का हिस्सा है, उसकी सेक्सुअलिटी का हिस्सा है, उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्ट्रगल का हिस्सा है। और ये सब एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, मतलब हम सीधा उस इंसान की आंखों से दुनिया देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ समरी कवर करेंगे, डिटेल्ड और थरो। ये नॉवेल कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम लोग हर चैप्टर, हर कैरेक्टर, हर इम्पोर्टेंट मोमेंट को क्लियरली समझो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कैरेक्टर एनालिसिस हो, चाहे प्लॉट के बारे में हो, तुम्हारे पास सबके आंसर्स हो। नॉवेल का बेसिक सेटअप। नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है डेरियस, जिसे उसकी बड़ी बहन डॉली ने निकनेम दिया है ब्रिट। ब्रिट क्यों? क्योंकि उसकी बोन्स ब्रिटल हैं, मतलब कांच जैसी, बहुत ही फ्रेजाइल। वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से सफ़र करता है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन्स बहुत वीक होती हैं और बहुत आसानी से टूट जाती हैं। जब ब्रिट पैदा हुआ था, डॉक्टर ने सेरा, उसकी माँ, से कहा था कि योर बॉय इज बॉर्न विद बोन्स ब्रिटल एज ग्लास। डॉक्टर ने और भी बताया कि वो कभी चल नहीं पाएगा और शायद उसके दांत भी नहीं होंगे। लेकिन एक पॉजिटिव बात थी कि वो डिजीज नेचुरली रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे वो बड़ा होगा, लेकिन वॉकिंग कभी पॉसिबल नहीं होगी। ब्रिट बॉम्बे में रहता था, स्पेसिफिकली कोलाबा में, एक पॉश साउथ बॉम्बे लोकेलिटी में। उसकी फैमिली मिडिल क्लास है, लेकिन उनका फ्लैट कोलाबा में है, जो सैम के माँ ने छोड़ा था, एक अमीर पारसी लेडी ने। सैम के बाप उनके पैदा होने से पहले ही चले गए थे और सैम की माँ ने अपनी वेल्थ अपने इंग्लिश लवर पे खर्च कर दी। जो बचा वो सिर्फ वो फ्लैट था। फैमिली पारसी है। यह डिटेल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉवेल में पारसी कम्युनिटी के रेफरेंसेस बार बार आते हैं, उनकी ट्रेडिशंस, उनके फायर टेम्पल्स, उनके तरीके। चैप्टर्स 1 to 5। नॉवेल की शुरुआत होती है ब्रिट और उसके बाप सैम के एक बस जर्नी से। सैम एक टोटल स्ट्रेंजर से ब्रिट की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि वो वाघ बाबा के पास जा रहा है, एक होली मैन जो ब्रिट को क्योर कर सके। ब्रिट यह सुन के टेरिफाइड है। वो डिस्क्राइब करता है कि वाघ बाबा की जगह क्लियरली एक फ्रॉड की जगह लग रही थी। यहाँ से ही हमें दो कैरेक्टर्स के एटीट्यूड्स क्लियर हो जाते हैं। सैम, ब्रिट के बाप, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में बिलीव करते हैं, होली मैन में बिलीव करते हैं, पर्ल पाउडर में, गोट के बोन मैरो में, आलमंड ऑयल की मसाज में। वो डेस्परेट हैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए। और सेरा, ब्रिट की माँ, कंप्लीटली ऑपोजिट है। वो रेशनल और साइंटिफिक अप्रोच लेती है। वो सैम के मम्बो जम्बो को रिजेक्ट करती है। वो ब्रिटिश वैल्यूज में बिलीव करती है, इतना कि 25 साल की आज़ादी के बाद भी वो कहती है कि उसने गाइड्स में किंग और कंट्री के नाम पे ओथ लिया था और वो उसे निभाएगी। ये दोनों अप्रोचेस, सैम की फेथ बेस्ड डेस्परेशन और सेरा की रैशनल फर्मनेस, पूरी नॉवेल में ब्रिट की जिंदगी को शेप करती हैं। तीसरे चैप्टर में ब्रिट हमें अपनी डिसेबिलिटी के बारे में खुद बताता है। वो इसे डेविल कहता है,
5 साल की उम्र से पहले उसकी लेग्स 11 बार टूटी थी। 11 बार। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह एक बच्चे की जिंदगी है जो लिटरली दर्द में बीत रही है। सैम के ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट्स बहुत पेनफुल हैं। पर्ल पाउडर खिलाना, गोट का बोन मैरो जो ब्रिट को ग्रॉस लगता था, आलमंड ऑयल की मसाज रात को। सैम की डेस्परेशन जेन्युइन है। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करना चाहता है, लेकिन ब्रिट के लिए ये सब कुछ अलग फील होता है। वो नहीं चाहता कि उसे फिक्स किया जाए। वो सिर्फ चाहता है कि उसे नॉर्मली ट्रीट किया जाए। 4th चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है। ब्रिट ओपनली एडमिट करता है कि डिसेबल्ड लोगों को देख के उसे खुद डर लगता है। Whenever I saw them, I wondered if I seemed as ugly and pathetic. I'd shudder and turn my mind away. ये एक बहुत ऑनेस्ट और अनकंफर्टेबल कन्फेशन है। ब्रिट खुद डिसेबल्ड है, लेकिन वो दूसरे डिसेबल्ड लोगों से खुद को अलग रखना चाहता है। ये इंटरनलाइज्ड एबलिज्म है, जो वो बाद में कन्फ्रंट करेगा अपनी ग्रोइंग अप की जर्नी में। इस चैप्टर में हम टीना से भी मिलते हैं। टीना ब्रिट की कजिन है और वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। दोनों बहुत क्लोज हैं और साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। टीना की माँ जेरू बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। वो टीना को बाहर नहीं जाने देती क्योंकि उसे डर है कि कोई उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करेगा डिसेबिलिटी की वजह से। मादाम मानेकशॉ का भी इंट्रोडक्शन होता है इस सेक्शन में। वो एक अमीर पारसी लेडी हैं जो ब्रिट को ट्यूटर करती हैं और कैंपियन स्कूल के एडमिशन के लिए तैयार करती हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि पेरेंट्स आर नॉट मेंट टू बी टीचर्स। चैप्टर 6 to 10 सैम और सेरा ब्रिट को डिलिबरेटली डिपेंडेंट बनाए रखते हैं। सैम उनके फ्लैट में चीजें ब्रिट की रीच से दूर रखता था। जब ब्रिट पूछा कि वो अपनी वॉच अपनी कपबोर्ड में क्यों नहीं रख सकता, सैम का जवाब था कि जस्ट आस्क, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। लेकिन ब्रिट एग्जैक्टली यही नहीं चाहता। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहता। ये टेंशन ब्रिट की इंडिपेंडेंस की डिजायर वर्सेस उसके पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन नॉवेल में बहुत कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है। जब ब्रिट साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता है तो मादाम मानेकशॉ उसे बताती हैं कि टू अ लॉट ऑफ पीपल यू सीम स्टूपिड बिकॉज यू आर सो शॉर्ट एंड आई नो इट्स एब्सर्ड बिकॉज यू कांट वॉक। यह एक हार्श ट्रुथ है। सोसाइटी फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को इंटेलेक्चुअली इंफीरियर भी मानती है। वो वही खींच वही बायस है जो टॉम शेक्सपियर मेंशन करते हैं। लॉस एंजल्स में भी यही हुआ। एक गैस स्टेशन के ओनर ने ब्रिट को अंग्रेजी में बात करते देखा और अमेजमेंट से बोला, अ जीनियस इन अ व्हील चेयर। जैसे व्हील चेयर यूजर का इंटेलिजेंट होना ही एक मिरेकल हो। डॉली का कैरेक्टर भी इस सेक्शन में डेवलप होता है। वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती है। सैम ऑब्जेक्ट करता है। वो एक एयरलाइंस ऑफिस में जॉब दिलाता है और फिर डिफार्ड्स उनकी नेबर सजेस्ट करती है एक लड़के से मिलने का। टीना को साथ नहीं लाया जाता क्योंकि इवन सेरा हैड टू एडमिट दैट टू हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन वन फैमिली वाज अ बिट टू मच। ये एक चिलिंग लाइन है। टीना को एक बर्डन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डॉली मीटिंग में जाती है लेकिन वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती। ब्रिट ने उसे पहले से एक एनसाइक्लोपीडिया से कुछ मुश्किल सवाल याद करवा दिए थे जो वो लड़के से पूछे, और जब वो आंसर नहीं कर पाया, डॉली ने एक्सक्यूज निकाल के डिक्लाइन कर दिया। मैडम मानेकशॉ की एक शॉकिंग डेथ होती है। उनके पति एक एक्सीडेंट में मर गए। उनकी ही वाइफ ने एक्सीडेंटली कार से रन ओवर किया। गिल्ट में मैडम मानेकशॉ ने खुद अपनी थ्रॉट स्लैश करके सुसाइड कर ली। ब्रिट उनके फ्यूनरल में जाता है और वहां आलू मानेकशॉ से मिलता है जो उनके भाई की सिस्टर थी और खुद एक व्हीलचेयर यूजर थी। एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। आलू कहती है कि ब्रिट के लिए डिसेबिलिटी के साथ जीना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो जन्म से इसके साथ जीता आ रहा है। वो सिर्फ 6 महीने पहले व्हीलचेयर पे आई और उसके लिए एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। सैम इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है कि वो और सेरा हमेशा नहीं रहेंगे। ब्रिट को अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सेरा डिसमिस करती है ये आइडिया। वो कहती है कि ब्रिट कैसे compete करेगा बाहर की दुनिया के साथ, और दोनों ये भी डिस्कस करते हैं कि ब्रिट के लिए गर्लफ्रेंड या शादी आउट है। सैम थोड़ा ज़्यादा ओपन माइंडेड है। वो नहीं चाहता कि ब्रिट ये बिलीव करे कि रोमांटिक लव उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन सेरा फर्म है, ये पॉसिबल नहीं है। 10th चैप्टर में ब्रिट अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना शुरू करता है।
वो टीना और रूबी दोनों से अट्रैक्टेड फील करता है, लेकिन वो टीना को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो अ डेफ गर्लफ्रेंड नहीं चाहता। रूबी के साथ कुछ होता है, लेकिन वो रोक लेता है खुद को। रूबी एक बार ब्रिट से कहती है कि वो ऑफुली अगली है और सिर्फ इस वजह से उसे टच करने दिया क्योंकि वो उसे लंबे वक्त से जानती है और उसकी शक्ल भूल सकती है। यह एक डेवास्टेटिंगली क्रूअल थिंग है कहना, लेकिन ब्रिट अब्सॉर्ब करता है ये क्योंकि उसे ऑलरेडी ऐसे कमेंट्स सहने की आदत है। टीना का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है, रोहित, जो बोर्डिंग हाउस में उसके खिड़की के सामने रहता है। ब्रिट और रूबी टीना की रोमांस में सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इफ शी लूजेस रोहित, शी'll probably never find anyone else. You know how it is for handicapped people. यह भी एक सिग्निफिकेंट लाइन है। डिसेबल्ड लोगों के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। यह असम्पशन खुद ब्रिट भी कैरी करता है। चैप्टर्स 11 to 15। दूसरे पार्ट की शुरुआत टीना के घर से भागने की खबर से होती है। जेरू भागती हुई ब्रिट के घर आती है। एल्डर्स को रोहित के बारे में पता नहीं था। ब्रिट और रूबी उसे बताते हैं। सब मिलके सर्च करते हैं। फॉकलैंड रोड तक पहुंचते हैं। रेड लाइट एरिया। टीना नहीं मिलती और फिर जेरू लिटरली ब्रेकडाउन में आती है। वो कहती है कि वो टीना को ढूंढना नहीं चाहती। वो उसकी नहीं है, वो कुछ नहीं है। यह एक माँ का अपनी बेटी से कंप्लीट डिटैचमेंट है। दर्द में नहीं, डिनायल में। वो बाद में मंत्रस में रिफ्यूज लेती है और टीना के बारे में बात करना बंद कर देती है। 11th चैप्टर में साइरस की एंट्री होता है, डिफार्स के कजिन का बेटा, और साइरस की एंट्री ब्रिट की जिंदगी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। जब साइरस पहली बार ब्रिट के घर आता है, ब्रिट तुरंत अपनी चेयर घुमा लेता है ताकि साइरस उसकी लेग्स न देख सके। डिफाज मीडियोक्रली कहती है कि ब्रिट इज शॉर्ट फॉर हिज ब्रिटल बोन्स, पुअर हैंडीकैप्ड बॉय। लेकिन साइरस का ब्रिट के साथ बिहेवियर बिल्कुल अलग है। वो उसे पिटी नहीं करता, वो उसे नॉर्मली ट्रीट करता है और यही चीज ब्रिट को साइरस की तरफ खींचती है। साइरस एक रात ब्रिट को बाहर ले जाता है, मिडनाइट के बाद। सैम अनकंफर्टेबल है, लेकिन साइरस ले जाता है। पहली बार ब्रिट ने इतनी फ्री, एडवेंचरस रात बाहर स्पेंड की। सी वेव्स के पास जाते हैं, जहां ब्रिट को नॉर्मली नहीं जाने दिया जाता। वो बात करते हैं, लाफ करते हैं। यह एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है ब्रिट के लिए। ब्रिट साइरस के लिए इतना ड्रॉन फील करता है कि वो अपनी पोएट्री और आर्ट बुक्स पैक कर देता है, क्योंकि साइरस को पोएट्री में इंटरेस्ट नहीं है। वो सब छोड़ देता है जो उसे पसंद है, सिर्फ ताकि वो साइरस से ज़्यादा कनेक्ट फील करे। ये एक प्रॉब्लमैटिक साइन है, लेकिन यह जेन्युइन यर्निंग का साइन भी है, किसी के साथ ट्रूली कनेक्टेड फील करने का। एक इम्पॉर्टेंट सीन स्विमिंग का है। साइरस सजेस्ट करता है स्विमिंग। ब्रिट रिफ्यूज करता है, बहुत सारे बहाने बनाता है। क्यों? क्योंकि वो साइरस को अपना बॉडी नहीं दिखाना चाहता स्विमिंग ट्रंक्स में। वो इंटरनली लिखता है, पिक्चर इट इन नथिंग बट स्विमिंग ट्रंक्स, ओस्टियो वार्प्ड। लेकिन एवेंचुअली वो राजी होता है और जब वो साइरस को स्विम करते देखता है, ब्रिट एक ओवरवेलमिंग फिजिकल रिएक्शन डिस्क्राइब करता है। ये वो मोमेंट है जब हमें क्लियरली पता चलता है कि ब्रिट साइरस की तरफ रोमांटिकली और फिजिकली अट्रैक्टेड है। ऑक्यूलिस्ट के पास एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है। ऑक्यूलिस्ट वीक आईसाइट की वजह से थिक ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है। ब्रिट कुछ कमेंट करता है और डॉक्टर का जवाब सुन के हम सब आहत हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आई नो वाई यू आर दिस वे, यू आर अ विकेड बॉय एंड गॉड हैज पनिश्ड यू। ये वही एटीट्यूड है जो रोवेडर की रिपोर्ट में मेंशन है, डिसेबिलिटी एज गॉड्स पनिशमेंट। ब्रिट का रिस्पॉन्स, वो डॉक्टर की आंख में मारता है। यह सीन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ब्रिट की ग्रोइंग रेजिस्टेंस को दिखाता है, सोसाइटी के हार्मफुल एटीट्यूड्स के खिलाफ। साइरस की वजह से ब्रिट राइटिंग छोड़ देता है टेम्पोरेरीली, लॉ परस्यू करना चाहता है, सिर्फ क्योंकि साइरस एक लॉयर बनना चाहता था। यह ब्रिट का साइरस के प्रति ऑब्सेशन दिखाता है। फिर रूबी और साइरस मिलते हैं। रूबी फ्लर्ट करती है साइरस के साथ, साइरस रेसिप्रोकेट करता है। डॉली जोक में कहती है कि ब्रिट गे है। ब्रिट फ्लस्टर्ड हो जाता है। रूबी ब्रिट से कहती है कि प्रेफरिंग बॉयज। साइरस जवाब देता है ब्रिट से, सॉरी ब्रिट, आई एम जस्ट नॉट इंक्लाइंड। यह ब्रिट के लिए एक क्रशिंग मोमेंट है। उसकी फीलिंग्स रिजेक्ट हो गई हैं, इनडायरेक्टली लेकिन क्लियरली। डॉली एक मुस्लिम डॉक्टर सलीम से प्यार करती है जो न्यूयॉर्क में रहता है।
सेरा कंसेंट नहीं करती सलीम के मुस्लिम होने की वजह से। डॉली हंगर स्ट्राइक पे जाती है। 3 दिन बाद सेरा झुक जाती है और शादी एक्सेप्ट करती है। चैप्टर्स 16 टू 20। 16th चैप्टर में ब्रिट और साइरस के बीच एक इंटीमेट मोमेंट आता है। पहले कुछ दिन की ऑकवर्डनेस के बाद दोनों बैठते हैं बात करने के लिए। ब्रिट साइरस को किस करता है। साइरस किस करता है वापस। लेकिन ब्रिट को तुरंत फील होता है कि कुछ रॉन्ग है, जैसे आई हैड क्लैस्प्ड द रॉन्ग पार्टनर इन द डार्क। ये इंटरेस्टिंग है। ब्रिट फाइनली वो पाता है जो वो चाहता था, लेकिन फील करता है कि कुछ सही नहीं। साइरस रिवील करता है कि वो पहले से जानता था ब्रिट की फीलिंग्स के बारे में और एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो ब्रिट से सीधा पूछता है कि क्या वो गे है। ब्रिट का जवाब है कि वो नहीं जानता, और फिर ब्रिट एक लिस्ट बनाता है दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। साइरस टॉल है, ब्रिट 4 फीट। साइरस की थाइज में मसल्स हैं, ब्रिट के पास मैचेस्टिक्स हैं। साइरस की आवाज़ हॉट चॉकलेट जैसी है। गर्ल्स साइरस को लव करती हैं, ब्रिट को देख के शडर करती हैं। यहाँ साइरस का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स है, स्टॉप लुकिंग लाइक ऑस्टियो ब्रिट। वो ब्रिट के सेल्फ पिटी को कॉल आउट करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। वो ब्रिट को एक नाम देता है, ऑस्टियो ब्रिट, जो एक लेबल है उसकी डिसेबिलिटी का, और वो कह रहा है कि ब्रिट उस लेबल में मत रहे। साइरस ब्रिट को अपनी बाहों में उठाता है और सेरा वॉक इन करती है और स्क्रीम करती है। वो दोनों को परवर्ट्स कहती है। ब्रिट किसी तरह सेरा को कन्विंस करता है कि कुछ नहीं है, और इसी रात ब्रिट डिसाइड करता है कि वो लॉ नहीं करेगा, वो सिर्फ लिखेगा। सैम और डॉली न्यूयॉर्क जाते हैं उसकी शादी के लिए, क्योंकि सलीम इंडिया नहीं आ सकता। ब्रिट एयरपोर्ट नहीं जाता। साइरस के साथ इंटीमेसी के बाद ब्रिट अनकंफर्टेबल है। डॉली एक लेटर छोड़ जाती है। वो अपना नेस्ट एग ब्रिट के लिए छोड़ रही है। वो यह भी लिखती है कि कभी कभी वो ब्रिट से नफरत करती थी, क्योंकि पेरेंट्स की एब्सेंस में उसे ब्रिट का ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन एक पल के लिए भी वो नहीं सोची कि काश एक अलग भाई होता। ये लेटर ब्रिट को इमोशनल कर देता है। ब्रिट अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखता है। वो प्राइज जीतता है, और ब्रिट पहली बार फील करता है कि ही डिड नॉट फील अलोन एनी मोर। यह एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। राइटिंग उसे एक आइडेंटिटी देती है, जो उसे डिसेबिलिटी से ज़्यादा डिफाइन करती है। जेरी का इंट्रोडक्शन होता है। ब्रिट एक बुक स्टोर में उसे मिलता है। ब्रिट इंस्टेंटली उसे लाइक करता है, क्योंकि वो अगली है। एंड दैट वॉज सच अ रिलीफ आफ्टर गोइंग गागा ओवर एवरी लिटिल बिट ऑफ साइरस। जेरी की फैमिली अमीर है। जेरी की माँ रति ऑलरेडी ब्रिट को अ फेमस राइटर की तरह ट्रीट करती है। जेरी के साथ ब्रिट एक ज़्यादा नॉर्मल, कंफर्टेबल फ्रेंडशिप एंजॉय करता है। सैम की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। डॉली की शादी के एक दिन बाद ब्रिट सोचता है कि सैम डेलिबरेटली ट्रैफिक में चले गए, थक के। वो इन सब से थक गए थे। यह इंटरप्रिटेशन सैड है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जो ब्रिट एक्सेप्ट करता है। सेरा ब्रिट को कंसोल करती है कि वो हमेशा रहेगी। एमी का इंट्रोडक्शन होता है साइरस की गर्लफ्रेंड की तरह। ब्रिट पहली बार एमी से कैब में मिलता है साइरस के साथ, जब वो हैंगिंग गार्डन्स जाते हैं ब्रिट का बर्थडे सेलिब्रेट करने। एमी का रिस्पॉन्स ब्रिट के नाम और डिसेबिलिटी के बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। वो ब्रिट सुन के नहीं हंसी। वो कहती है, हाउ लवली, इमेजिन सेलिब्रेटिंग योर प्रॉब्लम, नीड्स गट्स। एमी रीडर भी है, उनके लिटरेरी रेफरेंसेस मैच करते हैं। ब्रिट तुरंत फील करता है एक कनेक्शन, लेकिन साइरस पूरी रात एमी के साथ एंगेज्ड है, और ब्रिट नेग्लेक्टेड फील करता है। और अगली सुबह सैम की डेथ की खबर आती है। चैप्टर्स 21 टू 25। एमी और ब्रिट अकेले द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन देखने जाते हैं। इंटरवल में लाइट्स ऑन होती हैं, और लोग ब्रिट को स्टेयर करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता है कि पापा, व्हाई इज दिस अंकल सो स्मॉल। ब्रिट रिएक्ट करता है, आर्गुमेंट होता है। एमी इमीडिएटली जंप इन करती है और ब्रिट को डिफेंड करती है, लाउडली, रूडली, इफेक्टिवली। नॉर्मली ब्रिट को रेस्क्यू पसंद नहीं आता, लेकिन एमी का डिफेंड करना उसे अलग फील कराता है। एक ट्रिप होता है जेरी के साथ, एक कोस्टल टाउन डेवियर में, 3 दिन के लिए। सेरा बिना फंस के जाने देती है। ब्रिट एक बर्ड की तरह फील करता है, केज से बाहर। जेरी के साथ बहुत डिफरेंटली टाइम स्पेंड होता है। कोई लिटरेरी कन्वर्सेशंस नहीं, सिर्फ लाफ करना, खाना, घूमना। बीच पे जेरी ब्रिट को सैंड में बरी करता है। राती असम करती है कि ब्रिट को पोलियो है।
और एन एज ओल्ड क्योर फॉर लिम्पी लेग्स सजेस्ट करती है। ब्रिट ह्यूमर करता है उससे। वापस आके सेरा बताती है कि वो एक्चुअली ब्रिट को टेस्ट कर रही थी, देखना चाहती थी कि वो अलोन मैनेज कर सकता है या नहीं। एमी की एक पार्टी में एक बाथरूम सीन होता है जो नॉवेल का एक पिवटल मोमेंट है। ब्रिट बाथरूम में है और एमी आके हेल्प ऑफर करती है। वहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। एमी कहती है कि वो ब्रिट को पहली नज़र से प्यार करती है। ब्रिट कंफ्यूज्ड है कि एमी उसकी बॉडी से प्यार कैसे कर सकती है। एमी फिर ब्रिट की लैप पे बैठती है। साइरस चेक करने आता है और दोनों को इस पोजीशन में देखता है। सेरा पागल हो जाती है जब ब्रिट एमी के साथ रिलेशनशिप का बताता है। वो कहती है कि कोई ब्रिट से शादी नहीं करेगा और अल्टीमेटली एमी भी हर्ट होगी। ब्रिट का जवाब हार्ट टचिंग है। लेट मी लव एमी। मे बी इट इजंट फेयर आस्किंग यू टू गो ऑन सपोर्टिंग मी, बट आई वॉन्ट टू लिव लाइक एवरीवन एल्स, फील द थिंग्स दे डू। सेरा इमोशनल हो जाती है और राजी हो जाती है। एमी और ब्रिट बीच पे वॉक करते हैं जहाँ साइरस और रूबी भी मिल जाते हैं। साइरस रिवील करता है कि वो जानता था कि एमी और ब्रिट में केमिस्ट्री थी और उसने डेलिबरेटली दोनों को अकेले वक्त स्पेंड करने दिया, एक टेस्ट की तरह। उसके जाने के बाद एमी ब्रिट को किस करती है पब्लिक में। सीन बन जाता है। लोग कमेंट्स करते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर इनसाइड, दैट्स व्हाई शी हैज टू मैरी दिस क्रिपल, शी कांट फाइंड एनीवन एल्स। एमी टीयर्स में आ जाती है, लेकिन ब्रिट उसे पैसिफाई करता है क्योंकि ये उसके लिए नया नहीं है। एमी ब्रिट के घर आती है रात के वक्त। ब्रिट डर रहा है कि एमी उसकी लेग्स देखेगी और रिपल्स्ड हो जाएगी। वो लाइट्स ऑफ करना चाहता है। एमी नहीं मानती। वो समझती है क्यों ब्रिट यह कह रहा है। वो ब्रिट को कंफर्टेबल फील कराती है और फर्स्ट बार नेचुरल मूनलाइट में दोनों साथ होते हैं। ये ब्रिट के लिए प्रोफाउंड मोमेंट है क्योंकि किसी ने फर्स्ट बार उसकी बॉडी को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट किया है। फिर जेरू एक गंगाजल बॉटल लेके आती है और घर में छिड़काव शुरू करती है प्यूरिफाई करने के लिए। सैरा उसे रोकने की कोशिश में स्टूल पे चढ़ती है, बैलेंस खोती है और गिर जाती है। ब्रिट अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखता है। यह डेवेस्टेटिंगली सडन है। नॉवेल में एक के बाद एक लॉस है। पहले सैम, अब सेरा। एक महीने बाद ब्रिट की फर्स्ट नॉवेल पब्लिश होती है। वो एमी के साथ सेलिब्रेट करने जाता है। साइरस दिल्ली शिफ्ट हो रहा है एक जॉब के लिए। ब्रिट उसे रोकना चाहता है, लेकिन साइरस का डिसीजन पक्का है। रूबी आती है, दोनों केक बेक करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एमी आती है। ब्रिट एमी को कहता है, नो एमी, I've got to be alone. I have to be osteobrit and not mind. एमी चली जाती है और फिर नॉवेल का लास्ट सीन। ब्रिट रियलाइज करता है कि वो एमी के बिना क्यों रहे। वो उसके पीछे दौड़ता है। लिफ्ट में जाते वक्त वो अपने आप को मिरर में देखता है और फर्स्ट बार वो अपने आप को देखता है और डिस्गस्ट फील नहीं करता। नॉवेल की लास्ट लाइन है, आई लाइक द वे आई लुक्ड। ये एंडिंग बहुत पावरफुल है। पूरी नॉवेल ब्रिट की जर्नी है सेल्फ डिस्गस्ट से सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ। वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ पैदा हुआ। वो एक ऐसी दुनिया में बड़ा हुआ जिसने हमेशा उसे पिटी की नज़र से देखा, स्पेशल प्राइजेस दिए ब्रेव होने के लिए, उसे डिपेंडेंट बनाए रखा, उसे बताया कि रोमांस उसके लिए आउट है। और इन सब के बावजूद वो फाइनली खुद को एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ ऑस्टियोब्रिट नहीं है, वो एक राइटर है, एक फ्रेंड है, एक लवर है और एक इंसान है जिसे अपना रिफ्लेक्शन पसंद आता है। तो ये था पूरा नॉवेल का समरी। ब्रिट का सेटअप, सैम और सीरा के क्लैशिंग अप्रोचेस, साइरस और एमी के रिलेशनशिप्स, इम्पोर्टेंट डेथ्स और वो पावरफुल एंडिंग, आई लाइक्ड द वे आई लुक्ड। अब एग्जाम स्पेसिफिक जॉन, फिरदौस कांगा का ऑथर बैकग्राउंड, नॉवेल का नैरेटिव स्टाइल, मेजर थीम्स और साइरस, एमी और डॉली का डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस। यह सब पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनाता है। चलिए अगला सेगमेंट। फिरदौस कंगा, ऑथर का डिटेल्ड बैकग्राउंड। फिरदौस कंगा का जन्म 1960 में बॉम्बे में हुआ, एक पारसी फैमिली में। और उनके बारे में सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो तुम्हें याद करनी है वो ये है कि वो इंडिया के फर्स्ट ऑथर माने जाते हैं जिन्होंने एक बाइसेक्सुअल प्रोटैगोनिस्ट के अराउंड एक पूरी नॉवेल लिखी। यह एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इंडियन लिटरेचर में, क्योंकि सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी
दोनों टैबू सब्जेक्ट्स हैं इंडियन सोसाइटी में, और कंगा ने दोनों को एक साथ ऑनेस्टली, ह्यूमरसली और विदाउट अपोलजी एक्सप्लोर किया। कंगा खुद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ पैदा हुए थे, यानी ब्रिटल बोन डिजीज। इसमें बोन्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं और बहुत आसानी से टूट सकती हैं। इसी कंडीशन की वजह से कंगा ने अपना ज़्यादातर बचपन घर पे बिताया। रेगुलरली स्कूल नहीं गए। कभी-कभी फैमिली के साथ मूवीज़ देखने निकलते थे। बस इतना ही बाहर निकलना होता था। घर पे रह के क्लास 4 तक पढ़े, फिर कैंपियन स्कूल, मुंबई में एनरोल किया, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाते थे। रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। यह सब डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सीधा नॉवल में ब्रिट के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। कंगा 4 फीट के थे और उन्हें पहली व्हीलचेयर 19 की उम्र में मिली। यह एक बहुत सिग्निफिकेंट डिटेल है। जो मोबिलिटी की फ्रीडम हम सबको नेचुरली मिलती है, वो कंगा को 19 साल की उम्र तक नहीं मिली। तब जाके वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। घर पे कन्फाइंड रहने की वजह से कंगा ने खुद को लिटरेचर की दुनिया में डूबा दिया। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि उनके फेवरेट राइटर्स में जेम्स बॉल्डविन और ई.एम. फॉस्टर थे, दोनों ओपनली गे राइटर्स थे, और आइरिस मर्डॉक जैसी इंग्लिश फीमेल नॉवेलिस्ट्स भी थीं। यह उनके लिटरेरी टेस्ट और वर्ल्ड व्यू को शेप करते थे। फैमिली चाहती थी कि वो सॉलिसिटर बने, लॉ परस्यू करें। ये भी नॉवेल में डायरेक्टली आया है। ब्रिट भी एक पॉइंट पे सॉलिसिटर बनना चाहता था साइरस की वजह से। कांगा ने लॉ परस्यू नहीं किया। उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी और 1987 में ब्रिटिश काउंसिल की शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में प्राइज जीता। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की। फिर 1989 में लंदन शिफ्ट हो गए। लंदन शिफ्ट के बाद उनका राइटिंग करियर शुरू हुआ। 1990 में ट्राइंग टू ग्रो पब्लिश हुई, पहला नॉवेल। अगले साल हेवन ऑन व्हील्स आई, एक ट्रैवलॉग यूके के एक्सपीरियंसेस के बारे में जिसमें स्टीफन हॉकिंग से उनकी मीटिंग का भी जिक्र है। 1997 में सिक्स्थ हैप्पीनेस फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखी, जो इस नॉवेल पे बेस्ड थी, और उन्होंने खुद ब्रिट का रोल प्ले किया। 1999 में क्रिकेट और भारतनाट्यम सेल्फ में भी काम किया। सेटिंग, जॉनरे और क्रिटिकल रिसेप्शन। अब नॉवेल के बारे में बात करते हैं। ट्राइंग टू ग्रो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सेट है, स्पेसिफिकली बॉम्बे में, 1970s में। नॉवेल क्लियरली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। ये टर्म एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कुछ चीजें कांगा की रियल लाइफ से हैं, कुछ फिक्शनल हैं। ब्रिट कांगा का ऑल्टर ईगो है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नॉवेल के दो मेन एंगल्स हैं। पहला, डिसेबिलिटी, दूसरा, पारसी कम्युनिटी। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। पारसी कम्युनिटी का एंगल इंटरेस्टिंग है। मैथ्यू और नागेश का ऑब्जर्वेशन है कि कांगा का नॉवेल द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द कम्युनिटी को नॉस्टैल्जिया, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड ह्यूमर के साथ रिकॉल करता है। ब्रिटिश रूल से पहले पारसीज एग्रीकल्चरल लाइफ जीते थे। ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, स्पेशली ब्रिटिश कल्चर को डीपली एम्ब्रेस किया और खुद एक एलीट अर्बन कम्युनिटी की तरह एस्टैब्लिश किया। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में यह आइडेंटिटी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैथ्यू और नागेश एक फ्रेजेस यूज करते हैं, फेट ऑफ द कॉलोनियल एलीट, जो तान्या लूरमन ने ओरिजिनली दिया था। जिस कम्युनिटी ने कॉलोनियल रूल के थ्रू अपना प्रोमिनेंस बिल्ड किया था, वो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में अनसर्टेन पोजीशन में थी। नॉवल में यह सेरा के कैरेक्टर में क्लियरली दिखता है। वो इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद भी कहती है कि उसने एन ओथ टू किंग एंड कंट्री लिया था और वो उसे निभाएगी। यह एक पारसी कम्युनिटी का ब्रिटिश कल्चर के साथ इतना डीप अलाइनमेंट दिखाता है कि आज़ादी के बाद भी वो मेंटली वहाँ थी। अब जॉनर की बात करते हैं। नॉवेल को बिल्डुंगसरोमान की तरह पढ़ा जा सकता है। यह जर्मन टर्म है। बिल्डुंगसरोमान एक ऐसा नॉवेल होता है जो एक कैरेक्टर की मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ को ट्रैक करता है, यूजुअली चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक। जॉन सी हॉली इस नॉवेल के बारे में कहते हैं कि ब्रिट अपनी अवेकनिंग सेक्सुअलिटी डिस्कवर करता है साइरस और एमी के एनकाउंटर्स में। वो कहते हैं कि द रिलेटिवली इडिलिक वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड सून पासेस और लॉसेस आते हैं, डॉली का अमेरिका जाना, सैम का डेथ, टीना का गुम हो जाना, सेरा की डेथ। हॉली कहते हैं कि ये सब इवेंट्स पोटेंशियली मेलोड्रामेटिक बट रिकाउंटेड सिंपली हैं क्योंकि कांगा ड्रामेटिक नहीं है, वो सिंपल और ऑनेस्ट है। और इन सब लॉसेज के बाद ब्रिट खुद को फ्री फील करता है, अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए नए तरीके से।
क्रिटिकल रिसेप्शन मिक्स्ड थी। मारिया काउटो ने नॉवेल को रिमार्केबल कहा। उनका पूरा कोट इम्पोर्टेंट है। Remarkable for its unself-conscious detailing of what it is like to be 4 foot nothing, to move only with the aid of a wheelchair, and to have a soul which yearns and a body bursting with irrepressible sexuality. ये कोट एग्जाम में साइट करो। दूसरी तरफ जी आर तनेजा ने फील किया कि नॉवेल लैक्स अ सब्सटेंशियल सेंटर। दोनों कोट्स याद रखो। नैरेटिव स्टाइल का सेक्शन कमेंट ऑन ब्रिट एज अ नैरेटर टाइप क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। नॉवेल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है। ब्रिट खुद नैरेटर है। हम दुनिया एक्सक्लूसिवली उसकी नज़र से देखते हैं। ये एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन क्रिएट करता है रीडर्स के साथ। ब्रिट की सबसे बड़ी क्वालिटी एज अ नरेटर ये है कि वो ब्रूटली ऑनेस्ट है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में जजमेंटल नहीं है, अपने दोस्तों के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में भी नहीं। वो सैम के इरेशनल ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब करता है बिना उन्हें कंप्लीटली कॉन्डेम किए। वो सेरा की ओवर प्रोटेक्शन डिस्क्राइब करता है बिना उन्हें विलेन बनाए। वो अपनी कन्फ्यूजन के बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली बात करता है। सेल्फ पिटी का कंप्लीट एब्सेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिट अपनी डिसेबिलिटी को लेकर कभी भी बेचारा वाली फीलिंग प्रोजेक्ट नहीं करता। ओवरऑल टोन कॉमिक है। वो पारसी कैरेक्टर्स के बारे में जेंटल ह्यूमर यूज करता है। वो दूसरों की रिडिक्यूलसनेस को ऑब्जर्व करता है और हमें भी देखने देता है। ब्रिट की वल्नरेबिलिटी रियलिस्टिक और नॉन ड्रामेटिक है। जब सैम की डेथ होती है, ब्रिट कहता है कि वो टीयर्स से भर गया, लेकिन ये ड्रामेटिक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है। वो सिंपली स्टेट करता है, ये रिस्ट्रेंट डेलिब्रेट है और ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाता है। नॉवेल पढ़ते वक्त अक्सर हम भूल जाते हैं कि ब्रिट कितने साल का है। वो इतने नेचुरली हम में ब्लेंड हो जाता है और एज एक्सप्लिसिटली ट्रैक नहीं की जाती, इसलिए हमें क्लोज रीडिंग करनी पड़ती है। थीम 1, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम, डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन। ये एग्जाम में लार्जेस्ट सेक्शन है। रेनू अडलखा का एक फाउंडेशनल ऑब्जर्वेशन है। वो कहती हैं कि इंडिया में हिस्टोरिकली डिसेबल्ड लोगों को मेडिकल एनॉमलीज, हेल्पलेस विक्टिम्स एंड ए लाइफ लॉन्ग बर्डन ऑन फैमिली एंड सोसाइटी की तरह पोर्ट्रे किया गया है। उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी का रेफरेंस दिया है। मंथरा रामायण में जो हंचबैक थी और नेगेटिव कैरेक्टर थी। शकुनी महाभारत में जो लेम था और ईविल था। इंडिया में कर्मा का लॉ यह कहता था कि डिसेबिलिटी पास्ट लाइफ के मिसडीड्स की पनिशमेंट है। अडलखा का ऑब्जर्वेशन ये है कि ये नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस डिसेबल्ड पीपल के बारे में न सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करते हैं मार्जिनलाइज करना, बल्कि डिसेबल्ड पीपल खुद भी इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं और ये इंटरनलाइजेशन पैसिविटी, डिपेंडेंसी, आइसोलेशन और लो सेल्फ एस्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिसेबिलिटी के 3 मॉडल समझो। ये एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। पहला है मॉरल मॉडल। इस मॉडल में डिसेबिलिटी को पिछले जन्म के पाप की सजा माना जाता है, बैड कर्मा का रिजल्ट। नॉवेल में ऑक्यूलिस्ट का सीन याद है। डॉक्टर ने ब्रिट से कहा कि यू आर अ विकेड बॉय एंड गॉड हैज पनिश्ड यू। ये एग्जैक्टली मॉरल मॉडल है। डिसेबिलिटी को एक मॉरल फेलिंग की तरह ट्रीट करना, एज इफ डिसेबल्ड पर्सन ने कुछ गलत किया हो। दूसरा है चैरिटी या वेलफेयर मॉडल। भट्टाचार्य इस मॉडल को यूँ डिस्क्राइब करती हैं कि डिसेबल्ड पर्सन्स को नॉन डिसेबल्ड के सिंपैथी, चैरिटी एंड असिस्टेंस पे डिपेंडेंट माना जाता है। वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोगों की चैरिटी पे चलते हैं। नॉवेल में सेरा का बिहेवियर इस मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो ब्रिट को बात करती है, ड्रेस करवाती है, सबको बताती है कि वो कितना बेचारा है। डेफार्जस साइरस से मिलने पे तुरंत कहती है पुअर हैंडीकैप्ड बॉय। एमी की माँ कमेंट करती है कि ब्रिट के हैंडीकैप्ड फ्रेंड्स होंगे। ये सब चैरिटी मॉडल का रियल लाइफ एक्सप्रेशन है। तीसरा है मेडिकल मॉडल। इस मॉडल में डिसेबिलिटी एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो फिक्स होनी चाहिए। सैम का पूरा कैरेक्टर मेडिकल मॉडल है। वाघ बाबा के पास जाना, पर्ल पाउडर, बोन मैरो, आलमंड ऑयल, सब कुछ ब्रिट को क्योर करने की कोशिश। वो डिसेबिलिटी को एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम मानते हैं। सेरा भी हाफ ऑफ द नॉवेल में यही मॉडल फॉलो करती है। अब इन तीनों के अगेंस्ट सोशल मॉडल है, जो सही मॉडल है। सोशल मॉडल कहता है कि प्रॉब्लम डिसेबल्ड पर्सन में नहीं है। प्रॉब्लम वो सोशल बैरियर्स हैं, वो एटीट्यूड्स हैं, वो एनवायरनमेंट्स हैं जो डिसेबल्ड लोगों को एक्सक्लूड करते हैं।
ब्रिट का एक ही ऑब्जर्वेशन यही सोशल मॉडल एक्सप्रेस करता है। वो कहता है, आई वॉज परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस माई सेल्फ, बट यू नो हाउ इट इज वैन यू कांट डू सम थिंग्स पीपल फील यू कांट डू एनी थिंग। ये सोशल मॉडल का एसेंस है। एबिलिटी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करने की वजह से पूरी इनकम्पिटेंस असह्यूम करना, ये सोसाइटी की फेलियर है, डिसेबिलिटी नहीं। नॉवेल में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह भी है कि सैम और सेरा पहले हाफ में डिनायल में है। वो बार बार होप करते हैं कि ब्रिट नॉर्मल हो जाएगा। ये डिनायल डिसेबिलिटी को एक टेम्पररी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना है, जो फिक्स हो जाएगी। ये एटीट्यूड भी प्रॉब्लमेटिक है। ब्रिट का इंटरनलाइज्ड सेल्फ डिस्गस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एग्जाम के लिए। वो दूसरे डिसेबल्ड लोगों को देख के शडर करता है और सोचता है कि वो भी ऐसा ही अगली एंड पैथेटिक लगता होगा। साइरस के साथ स्विमिंग से इसलिए डरता था क्योंकि वो अपना ऑस्टियोवार्ड बॉडी नहीं दिखाना चाहता था। वो मिरर्स से नज़र चुराता है। कहता है कि नॉट ऑल द कॉस्मेटिक सर्जन्स इन अमेरिका कैन मेक मी लाइक लुकिंग एट माई सेल्फ। वो वंडर करता है कि एमी उसे किस क्यों कर रही है। यह इंटरनलाइज्ड एबलिज्म है। सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड्स को ब्रिट ने खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और नॉवेल की पूरी जर्नी इस इंटरनलाइज्ड डिस्गस्ट से सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ है। एमी का बीच पे ब्रिट को किस करने वाला सीन भी डिसेबिलिटी स्टीरियोटाइपिंग का पावरफुल एग्जाम्पल है। सोसाइटी की रिएक्शन क्या थी? लोग ओपनली स्पेकुलेट करने लगते हैं कि एमी ब्रिट के साथ क्यों है। कोई कहता है वो रिच होगा, कोई कहता है एमी में कुछ अंदर से खराब होगा इसलिए किसी से शादी नहीं हो रही और इसे क्रिपल से करनी पड़ रही है। ये एटीट्यूड्स डायरेक्टली दिखाते हैं कि सोसाइटी एक डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड पर्सन के बीच जेन्युइन लव एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। थीम 2, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन, ये दूसरा मेजर थीम है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सेक्स और सेक्सुअलिटी ऑलरेडी एक टैबू सब्जेक्ट है और जब डिसेबिलिटी के साथ सेक्सुअलिटी कंबाइन होती है तो टैबू और भी कंपाउंड हो जाती है। रिमझिम भट्टाचार्य जी, एक इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी स्कॉलर, कहती हैं कि डिसेबिलिटी को पॉपुलर इमेजिनेशन में सेक्सुअल डिजायर के साथ इनकॉन्ग्रुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है। मीनिंग, एक डिसेबल्ड पर्सन को सोसाइटी ना तो एक डिजायरिंग सब्जेक्ट मानती है, ना एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी कभी साथ नहीं देखी जाती। रोजमेरी गारलैंड थॉमसन, अन्ना मोलो, रॉबर्ट मैक्रूअर और मार्गरेट चिल्ड्रिक जैसी डिसेबिलिटी स्कॉलर्स ने यह कंसिस्टेंटली पॉइंट आउट किया है। भट्टाचार्य जी यह भी कहती हैं कि अगर सेक्स और डिसेबिलिटी कभी पॉपुलर कल्चर में लिंक होते हैं तो या तो मार्वल किया जाता है, मार्वल मतलब हैरान होना कि इतना भी हो सकता है, या फिर मार्जिनलाइज किया जाता है। डिसेबल्ड पर्सन की सेक्सुअलिटी को या तो ट्रैजिक डेफिशिएंसी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है या फिर फ्रीकिश एक्सेस की तरह। दोनों डीह्यूमनाइजिंग है। नॉवेल में यह एटीट्यूड बहुत क्लियरली जेरू के एक मोमेंट में दिखता है। वो कैजुअली कह रही होती है, व्हेन आई से मैन आई मीन मैन, और फिर ब्रिट के लिए अपोलोजाइज करती है। इस मोमेंट पे ब्रिट का रिस्पॉन्स नॉवेल की मोस्ट पावरफुल लाइंस में से एक है। आई वॉजंट मेल, नॉट टू देम, द मैजिक मिरर्स ऑफ देयर माइंड्स हैड इन्वेंटेड अ फॉर्मूला, ऑस्टियो इक्वल सेक्सलेसनेस, ऑस्टियो इक्वल सेक्सलेसनेस। ये फॉर्मूला ब्रिट के बारे में सोसाइटी का असम्पशन है क्योंकि वो डिसेबल्ड है। वो मेल ही नहीं है उनकी नज़र में, वो सेक्सुअल बीइंग ही नहीं है। ये कंप्लीट डीह्यूमनाइजेशन है। सेरा और सैम भी डायरेक्टली कहते हैं कि ब्रिट कभी शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे। वो ये कैजुअली डिस्कस करते हैं जैसे ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो। उन्हें ये नहीं लगता कि ये सुन के ब्रिट हर्ट होगा क्योंकि उनके लिए ये रियलिटी है। और एक सोबरिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्रिट खुद भी ये एटीट्यूड कैरी करता है दूसरों के बारे में। टीना के बारे में जब रूबी कहती है कि इफ शी लूजेस रोहित शील प्रोबेबली नेवर फाइंड एनीवन एल्स, यू नो हाउ इट इज फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, ब्रिट एग्री करता है। और ब्रिट खुद टीना को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो अ डेफ गर्लफ्रेंड नहीं चाहता था। डिसेबल्ड पर्सन भी डिसेबल्ड पर्सन के बारे में वही असम्पशंस कैरी करता है जो सोसाइटी कैरी करती है। ये इंटरनलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेनू अडलखा का ऑब्जर्वेशन ये है कि सेक्सुअलिटी इज एन एरिया ऑफ डिस्ट्रेस, एक्सक्लूजन एंड सेल्फ डाउट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। वो कहती हैं कि डिसेबल्ड पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बॉडीज को एसेक्सुअल की तरह रिजेक्ट करें। उन्हें पेरेनियल अगली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा जाता है और उनकी ह्यूमन कांटेक्ट, अफेक्शन
और इंटीमेसी की नीड्स इग्नोर की जाती हैं। लेकिन कांगा ने यहाँ एक रिबेलियस मूव किया। ब्रिट फियरलेस है अपनी डिजायर्स के बारे में बात करने में। वो साइरस के बारे में जो फील करता है उसे ओपनली डिस्क्राइब करता है। वो एमी के बारे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्लोर करता है। वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ऑनेस्टली कंफ्यूज रहता है और वो कंफ्यूजन एक्नॉलेज करता है। ये अपने आप में एक रेडिकल एक्ट था इंडियन लिटरेचर में। टीना और ब्रिट का कॉन्ट्रास्ट डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है। ब्रिट, एक डिसेबल्ड मैन, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करता है, एमी से प्यार करता है, फिजिकल इंटीमेसी एक्सपीरियंस करता है और अल्टीमेटली सेल्फ एक्सेप्टेंस पे पहुंचता है। टीना, एक डिसेबल्ड वुमन, एक रिलेशनशिप में स्टेप लेती है और फॉकलैंड रोड में डिसअपियर हो जाती है। भट्टाचार्य का ऑब्जर्वेशन ये है कि when disabled women attempt to subvert the passive, dependent, weak identity assigned to them by gender and disability, it has significantly adverse consequences, particularly in the social context of India. टीना वो आइडेंटिटी सबवर्ट करने की कोशिश करती है और सोसाइटी उसे पनिश करता है सेवियरली। मेजर कैरेक्टर्स की डिटेल्ड एनालिसिस। अब कैरेक्टर्स एग्जामिन करते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ब्रिट का कैरेक्टर। ब्रिट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट नहीं, नैरेटर भी है। हम पूरी नॉवेल उसकी आंख से देखते हैं। वो 8 साल में मिलता है और अर्ली 20s तक हम साथ हैं। वो ग्रोइंग करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली। ब्रिट की एक डिफाइनिंग क्वालिटी ये है कि वो इंटेलेक्चुअली क्यूरियस और वेल रेड है। लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री, ये सब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो एक पोटेंशियल राइटर है जिसे दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मैडम मानिका शॉ, डॉली, साइरस, एमी, सब उसे राइटिंग के लिए एनकरेज करते हैं। नॉवेल की जर्नी में वो राइटिंग को वोकेशन की तरह डिस्कवर करता है। ब्रिट इनिशियली डीपली डिपेंडेंट है फिजिकली, लेकिन वो खुद इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो क्लियरली स्टेट करता है कि वो खुद बात कर सकता है, ड्रेस हो सकता है, लेकिन सेरा और डॉली उसे करने नहीं देती। वो पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन ओपनली रिबेल नहीं करता इनिशियली। ब्रिट की सेल्फ इमेज नॉवेल की सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जर्नी है। वो इंटरनलाइज्ड डिस्गस्ट से शुरू करता है अपने बारे में और आई लाइक द वे आई लुक्ड पे ख़त्म करता है। ये जर्नी लिनियर नहीं है। वो आगे बढ़ता है, पीछे आता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद को लाइक करना सीखता है। साइरस का कैरेक्टर। साइरस डिफार्ज की कजिन के बेटे के रूप में एंटर करता है और ब्रिट की जिंदगी में एक कंप्लीट शिफ्ट लाता है। वो पहला इंसान है जो ब्रिट के साथ एब्सोल्युटली नॉर्मली बिहेव करता है। पिटी नहीं, चैरिटी नहीं, डिसेबिलिटी फोकस्ड कमेंट्स नहीं। वो ब्रिट से बात करता है जैसे वो किसी भी दोस्त से करता। साइरस का एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर ये है कि जब ब्रिट खुद को पैथेटिकली प्रेजेंट करता है, साइरस उसे शट डाउन करता है। स्टॉप लुकिंग लाइक ऑस्टियो ब्रिट। वो ब्रिट की सेल्फ पिटी को अलाउ नहीं करता। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है। वो ब्रिट का बेस्ट फ्रेंड है और उसी वजह से वो उसकी पिटी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन साइरस एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो रूबी और एमी दोनों के साथ सिमल्टेनियसली इन्वॉल्व था। वो दोनों से झूठ बोलता था। वो एडमिट करता है कि वो रिलेशनशिप्स मोस्टली इसलिए शुरू करता है क्योंकि वुमेन उसे चाहती हैं। वो खुद के बारे में कंफ्यूज्ड है। वो ब्रिट के किस का जवाब देता है, लेकिन कह देता है कि वो एक्सपेरिमेंटिंग था। साइरस परफेक्ट नहीं है। वो रिलेटेबल है क्योंकि वो इम्परफेक्ट है। एमी का कैरेक्टर। एमी नॉवेल की टर्निंग पॉइंट है। वो साइरस की गर्लफ्रेंड की तरह एंटर करती है और ब्रिट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेजेंस बन जाती है। एमी की 3 डिफाइनिंग क्वालिटीज हैं। पहली, वो इंटेलेक्चुअली ब्रिट के बराबर है। वो लाइब्रेरी में काम करती है। बुक्स, ऑथर्स, पोएट्स, सबके रेफरेंसेस उनके बीच फ्रीली फ्लो करते हैं। कोई और कैरेक्टर ब्रिट के साथ इस लेवल पे एंगेज नहीं करता। दूसरी, वो डिसेबिलिटी के बारे में अनकन्वेंशनल है। वो ब्रिट को एक इंसान की तरह डिजायर करती है। डिसेबिलिटी को एक पार्ट ऑफ हिम मानती है, उसकी डिफाइनिंग फीचर नहीं। तीसरी, वो बोल्ड है। वो ब्रिट को पब्लिक में किस करती है, कंसीक्वेंसेस जानती है फिर भी। वो सिनेमा में जजमेंटल बाप को लाउडली कन्फ्रंट करती है। एमी वो इंसान है जिसने ब्रिट को ये रियलाइज कराया कि वो जेन्युइनली डिजायर्ड और लव्ड हो सकता है। मूनलाइट में एक सीन है जहां ब्रिट लाइट्स ऑफ करना चाहता था ताकि एमी उसकी बॉडी ना देखे। एमी नहीं मानती।
वो समझती है क्यों ब्रिट ये कह रहा था और वो डेलिबरेटली उस डिस्कम्फर्ट को एड्रेस करती है। ये मोमेंट ब्रिट की हीलिंग में सेंट्रल था। नॉवेल की लास्ट लाइन, आई लाइक द वे आई लुक्ड, एमी की वजह से पॉसिबल हुई। एमी ने ब्रिट को दिखाया कि उसकी बॉडी लवेबल है और उस इंसाइट ने परमानेंटली ब्रिट का खुद के बारे में नज़र बदल दिया। डॉली का कैरेक्टर, डॉली ब्रिट की बड़ी बहन है। वो मदर फिगर भी है, कॉन्फिडेंट भी, दोस्त भी। वो विटी है, सार्कास्टिक है, बोल्ड है। डॉली की बोल्डनेस यह है कि वो सलीम से, एक मुस्लिम डॉक्टर से, प्यार करती है और सेरा की सारी ऑब्जेक्शंस के बावजूद हंगर स्ट्राइक करके शादी करने पे राजी हो जाती है। वो अपनी चॉइस के लिए लड़ सकती है। डॉली का ब्रिट के लिए लव जेन्युइन है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। उसकी लेटर में वो ऑनेस्टली लिखती है कि कभी-कभी वो ब्रिट से हेट फील करती थी क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन एक पल के लिए भी वो नहीं सोचा कि काश अलग भाई होता। ये ऑनेस्टी डॉली को एक रियल कैरेक्टर बनाती है, आइडियलाइज्ड सिस्टर नहीं। डॉली राइटिंग के बारे में कंसिस्टेंटली ब्रिट को एनकरेज करती है। अमेरिका से लेटर्स में भी वो पूछती है कि क्या उसने लिखना शुरू किया। वो जोकिंगली ब्रिट को सजेस्ट करती है कि वो फैमिली के ऊपर नॉवेल लिखे और टाइटल रखे द क्रूअल कॉटवाल्स। यह ब्रिट की राइटिंग आइडेंटिटी की तरफ पुश है जो डॉली कंसिस्टेंटली करता है। डॉली ने पहले ब्रिट को ब्रिट नाम दिया था। ये एक एक्ट ऑफ लव था और एक्सेप्टेंस भी। वो डिसेबिलिटी को शेम नहीं करता, वो उसे एक नाम देता है जो ह्यूमर के साथ एक्नॉलेज करता है। और एक फाइनल थॉट, ट्राइंग टू ग्रो इस यूनिट की सभी टेक्स्ट्स में सबसे यूनिक टेक्स्ट है इसी वजह से, क्योंकि यह डिसेबिलिटी को ट्रेजेडी की तरह प्रेजेंट नहीं करता, इंस्पिरेशन की तरह भी नहीं। यह डिसेबिलिटी को एक जिंदगी की तरह प्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स, पेनफुल, फनी, कंफ्यूज्ड, सेक्सुअल, लोनली और अल्टीमेटली होपफुल। कोई और टेक्स्ट इस यूनिट में यह कॉम्बिनेशन अचीव नहीं करता। और ये कॉम्बिनेशन ही कांगा की रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन है। यही इस नॉवेल को टाइमलेस बनाता है। तो ये था पूरा ट्राइंग टू ग्रो एक वीडियो में। क्विक रीकैप, ब्रेट, एक पारसी लड़का ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ कोलाबा में बड़ा होता है, सैम की फेथ बेस्ड डेस्परेशन और सेरा की रैशनल फर्मनेस के बीच। साइरस पहला इंसान था जिसने उसे नॉर्मली ट्रीट किया। एमी से एवेंचुअली प्यार हुआ और सेल्फ डिस्गस्ट से सेल्फ एक्सेप्टेंस तक का सफर। नॉवेल की लास्ट लाइन तक, आई लाइक्ड द वे आई लुक्ड, थीम्स में डिसेबिलिटी लिव्ड एक्सपीरियंस की तरह आती है, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन, जेंडर और सोसाइटी के एटीट्यूड्स। ये है DU सेम 6 DSC 17 और DSE 4 लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी का यूनिट 1। इस पेपर के बाकी यूनिट्स के वीडियोस भी चैनल पे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। नोट्स और एग्जाम क्वेश्चन बैंक के लिए कमेंट में नोट्स लिखो। और अगर ये वीडियो काम आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर पेपर, हर टेक्स्ट, हिंदी में, एग्ज़ाम रेडी। पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट।